बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे जायजे की अब तक की बातचीत को तामीरी करार दे दिया है। IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि बातचीत में सैलाब के बाद की मुआशी सूरत हाल, मालियाती पॉलिसी, शरह मुबादला और तवानाई के हवाले से पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में सैलाब के बाद के इक़्तिसादी इम्कानात पर नज़र षानी की गई। साथ ही सातवें और आठवें जायजे के बाद की पॉलिसियों का भी जायज़ा लिया गया। एस्टर पेरेज़ ने कहा है कि सैलाब के बाद के फलाही और बहाली नौ के मसाइल हल करने से मुतालिक पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे जायजे की अब तक की बातचीत को तामीरी करार दिया है। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेज़ ने कहा है कि बातचीत में सैलाब के बाद की मुआशी सूरत हाल, मालियाती पॉलिसी, शरह मुबादला और तवानाई के हवाले से पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में सैलाब के बाद के इक़्तिसादी इम्कानात पर नज़र षानी की गई है। साथ ही साथ सातवें और आठवें जायजे के बाद की पॉलिसियों का भी जायज़ा लिया गया। एस्टर पेरेज़ ने कहा है कि सैलाब के बाद के फलाही और बहाली नौ के मसाइल के हल करने से मुतालिक पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि जनरल बाजवा ने नहीं, दो और लोगों ने परवेज़ इलाही को इस तरफ लगाया कि बनी गाला का चक्कर लगाएं। परवेज़ इलाही को कॉल वापडा हाउस और कहीं और से आई। परवेज़ इलाही ने बाजवा साहब को कहा कि उन्हें यह मशवरा दिया गया है, जिस पर बाजवा ने जवाब दिया कि आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। इसहाक़ डार ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज़ शरीफ तो परवेज़ इलाही के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को रजामंद किया, लेकिन परवेज़ इलाही ने जो किया उससे धचका लगा। अब परवेज़ इलाही की वापसी के हवाले से वो कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा है कि आर्मी चीफ़ के लिए जो नाम शहबाज शरीफ ने दिया, नवाज़ शरीफ ने तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ़ की समरी मुस्तरद करते तो हुकूमत के पास प्लान बी भी मौजूद था। प्लान बी के तहत जो नाम आर्मी चीफ़ के लिए गया था, उन्हीं को प्रमोट करके वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते। तवक्को है कि नए आर्मी चीफ़ अपने इदारे और सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। एक सवाल पर इसहाक़ डार ने बताया कि IMF की नई किस्त के लिए तमाम मामलात पूरे हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की माली मदद का ऐलान किया है। रूस से सस्ता तेल लेने पर पाबंदी हट गई है। कोशिश है 30% सस्ता तेल रूस से मिल जाए। हुकूमती पॉलिसी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं। साथ ही कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये वाली कमिटमेंट माजी की है, वो पूरी करना होगी। सदर आरिफ अलवी से मुलाकातों पर बात करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि सदर की ख्वाहिश है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात हों। उन्हें कह दिया है कि मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं हो सकते। वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है। वो PTI को मनाकर असम्बली में नहीं लाएंगे। PTI को आना है तो खुद आ जाए। नून लीग तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े बड़े दावे करती थी, मगर अब गैस के बहरान कैसे हल करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को पुराने दावे दिखाए और सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को $3 की LNG मिल रही थी, मगर उन्होंने तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। जब आप वज़ीर ख़ज़ाना बने तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी आपकी, मैंने आज दोबारा दिखानी है। अब मसला है कि जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगा हूँ, उस क्लिप में भी मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। आपको इंसेप्शन वाली फील आएगी जब आप घर पे जाकर शो देखेंगे। बता देखिए, मुझे लगता था एक मैंने आपसे भी इंटरव्यू किया था, मुझे लगता था कि आपको शायद 1.5-2 साल बाद दिखाना पड़ेगा, मगर अभी दिखाना पड़ रहा है। देखिए आप क्या 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 कह रहे होते थे। अभी से दिखा दीजिए, चलिए। जी देखें आप आ जाए तो करेंगे क्या? आप IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए, वो नहीं मान रहे हमारी बात। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे। हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम सिकलिंग कम करेंगे। आप मेरी गुजारिश, आपने मुझे गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये बात की थी ना, IMF के आप मुझे क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। आप खुद कैसे कर लेंगे? IMF के दरवाजे पर खड़े हुए, IMF के कहने पे तो कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर भी सर्कुलर रेट पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको IMF कैसे करने दे देगा जब इन्हें नहीं करने देगा? इन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है, ये तो आप भी जानते हैं। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं खरीदा। आपके जो जवाब है, आपके जवाब में सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि आप जैसे ही कल आ जाएंगे तो IMF यही है। सर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी आपसे सवाल कर रहा हूँ। बताएं। तो आपको बिल्कुल अभी अब मतलब शाहजेब खान साहब, आप फिर सोचें कि हमें आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और आप मुझसे ये चीज दिखा रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि हम 2 हफ्ते के अंदर ये चीजें कर लेंगे। मतलब कम से कम मुझे बजट तो लाने दें। आप देखें तो सही हम किधर लेके जाएंगे इस मुल्क के डायरेक्शन को। आप यही हुकूमत चलाएंगे तो गर्मियां मुश्किल से निकालेंगे, IMF को मुश्किल से मनाएंगे, सर्दियां आ जाएंगी, कोई LNG का टर्मिनल नहीं लगा, पाइपलाइन पर काम भी नहीं शुरू हुआ, टर्मिनल पे भी काम नहीं शुरू हुआ, जो सर्दियों में फिर गैस का क्राइसिस आ रहा है उस पर आप जिम्मेदार होंगे। इनसे नहीं लगनी थी पाइपलाइन, इनकी नीयत ही नहीं थी, ना
ना अहलियत थी, सच्ची बात है कि ना अहलियत थी, ना नीयत साफ थी, ना इनसे टर्मिनल लगना था। इसको शहबाज शरीफ के आने से एक उनका रेपुटेशन दुनिया भर में है। हम समझते हैं कि हम सरमायाकारी भी लेकर आएंगे, मतलब हम हमारे जो वुज़रा है ये बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह काबीना के अंदर, हम सरमायाकारी लेकर आएंगे। टर्मिनल की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में टर्मिनल भी बनाएंगे। 8 महीने हो गए जी, आपने बड़ी सिमत नज़र आएगी, बड़ी डायरेक्शन नज़र आएगी, बड़ी टीम है, शहबाज शरीफ की बड़ी रेपुटेशन है, यहाँ खड़े हैं हम। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शादिब खान साहब, ये जब आपने जब मेरा दिखाया था आपने पहला ओरिजिनल क्लिप के अंदर जो क्लिप था, उस दिन आप देख लीजिएगा कि एलएनजी की क्या सिचुएशन थी। आज एलएनजी जो है वो 35 से 40 डॉलर का मिल रहा है। कल बरतानिया के अंदर $2 पाउंड पर यूनिट की बिजली जो है वो ऑक्शन हुई है। आप ये तो कॉन्टेक्स्ट तो देंगे ना कि आप एलएनजी जो है पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने $3 की जब मिल रही थी तो लॉन्ग टर्म माहिदे नहीं करे, $4 में लॉन्ग टर्म माहिदे नहीं करे। आज हम $40 की अगर एलएनजी लेते हैं, 3.2 मिलियन टन का वो होता है, जो BTU का वो होता है, हम 120 मिलियन का अगर हम वो लेंगे, कार्गो लेंगे, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता वो। मतलब ये बिजली जो हो जाएगी 80-80, 100-100 रुपए की हो जाएगी। तो हम क्या करें, मई के महीने में जब हमने ये बनाई है फर्नेस ऑयल से बिजली, जब यहाँ पे 6-6 घंटे चल रहे थे, लोड शेडिंग हो रही थी, हमको आए हुए 15 दिन हुए थे, वो बिजली जो थी वो 60 रुपए यूनिट पड़ रही थी, जो जाम शहरों में पड़ रही थी। हम क्या करें, हम 30 रुपए की बिजली जब बेच रहे थे तो लोग बोल रहे हैं बड़ी महंगी बेच रहे हो, और सही कह रहे हैं क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अगर आज आप फर्नेस ऑयल लेकर आ रहे हैं, आज आप करंट रेट पे वो लेकर आ रहे हैं LNG, तो आप इतनी महंगी LNG लेकर, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट को तो देखना पड़ेगा ना कि उस दिन आप, जिस दिन मैंने ये बात करी थी, उस दिन LNG कितनी थी और आज LNG कितने की है। वफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इस ज़िम्न में वजारत पेट्रोलियम और दीगर वजारतों के हुकाम को बाज़ाब्ता इजाज़त भी दे दी है, जिसके नतीजे में 15 दिसंबर को रेकोडिक की इस डील पर हतमी दस्तखत हो जाएंगे और तयशुदा समझौता तकमील को पहुँच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी इलामी के मुताबिक वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के 11 दिसंबर के इजलास में मंजूर किए गए रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक कर दी। इजलास को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि रेकोडिक प्रोजेक्ट की तंजीम नौ का अमल शफाफ था। इस सिलसिले में जिन मुआहदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं वो कानून के ऐन मुताबिक हैं। वफाकी काबीना को बताया गया कि पार्लियामेंट में ज़ेर बहस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 तरमीमी एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की पहले ही से राय ली जा चुकी है। वफाकी काबीना ने रेकोडिक की तंजीम नौ के हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। रेकोडिक मनसूबे पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काबीना की 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर एतराज़ात का इजहार करते हुए हुकूमती इत्तेहाद की जमात BNP मैंगल के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर पेशरफ्त का सद्देबाब ना हुआ तो उनके हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के इम्कानात हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद की पार्टी JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल ज़ोर ज़बरदस्ती और धोखे से पास करवाया गया है और ये पाकिस्तान के वफाक के लिए ख़तरा है। तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं? इम्कानात हैं जी, इस तरह की पेशरफ्त कीजिए। अगर उसका सदबाब नहीं हुआ और उनको जो है इसी तरह एक तो होना तो ये चाहिए था कि मखलूत हुकूमत में तमाम इत्यादियों को एतमाद में लेते हुए ये फैसला करना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लेने की बजाय आप उन कंपनियों के जो है को एतमाद में लेते हैं जो इन्वेस्टर हैं। आप पार्लियामेंट से ज्यादा जो है ना उन कंपनियों को अहमियत देते हैं, तो फिर हमारा और उनका फिर सोचने की बात ही हमें भी सोचना होगा फिर हमारा और उनका जो इत्तेहाद है वो किस बुनियाद पर रहा है। आप ये कह रहे हैं जो कल आपने जोर जबरदस्ती से बिल पास करवाया ये पाकिस्तान के वफाक के लिए खतरा है? इसको मैं रीफ्रेज करता हूँ, जोर जबरदस्ती और धोखे से। अच्छा, आपके साथ जोर जबरदस्ती के अलावा धोखा भी हुआ? धोखा है, हमसे झूठ बोला गया, झूठ बोल के और उसके बाद जो है ना वो जिस तरह से बाईपास करके एजेंडे में कोई चीज़ शामिल नहीं है, अचानक आ जाए आप हक्का बक्का, ये क्या हो रहा है? आप जो है मैच फिक्स करके आते हैं। अगर मैच फिक्स करके आना है तो हम इस यतीम खाने में किस लिए बैठे हुए हैं? रेकोडिक मुआहदे के मामले पर वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जमीयत-उलमा इस्लाम फ़े और BNP मैंगल नाराज़ हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से दोनों जमातों के बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा उठ कर चले गए। ज़राए के मुताबिक BNP मैंगल और JUI के वज़रा काबीना इजलास में शरीक हुए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दोनों जमातों के वज़रा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद इजलास से उठ कर चले गए। BNP मैंगल और JUI ने रेकोडिक मुआहदे को 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ करार दिया।
बॉयकॉट करने वाले वज़रा में आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम, मौलाना अब्दुल वासित शामिल थे। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक रेकॉर्डिंग के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और BNP मैंगल के सीनियर रहनुमाओं के अलग अलग इजलास भी हुए। सरदार अख्तर मैंगल की ज़ेर सदारत BNP मैंगल के इजलास में हुकूमत से अलहदगी पर संजीदगी से गौर किया गया। हुकूमत से इत्तेहाद से मुतालिक हतमी फ़ैसला कोर कमेटी करेगी। JUI के वज़रा का भी पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रेकॉर्डिंग बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और रेकॉर्डिंग बिल में तरमीम तक काबीना इजलासों से बॉयकॉट का फ़ैसला किया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ताख़ीर करवाई। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया इख्तियार करने का फ़ैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर केस का फ़ैसला सुना दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान मुतादिद बार कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि उनके और पार्टी के खिलाफ केसेस का फैसला सुनाया जाए, लेकिन ज़राए का कहना है कि इसके बरक्स PTI के फॉरेन फंडिंग केस में ताख़ीर के मामले में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया था। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया इख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर केस का फैसला सुना दिया। PTI के खिलाफ फंडिंग केस नवंबर 2014 से ज़ेर इल्तिवा था। उस वक्त पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क से पार्टी की फंडिंग के हवाले से संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम आयद किया था। केस का फैसला सुनाने के मामले में गैर मामूली ताख़ीर हुई। जून 2022 में इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया। 2 अगस्त 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाया और बताया कि PTI ने ममनुआ फंड्स लिए और तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और ममनुआ फंडिंग केस की पैरवी करने वाले अकबर एस बाबर ने अंसार अब्बासी की खबर की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो अफसरान जो आज रिटायर्ड हैं उस वक्त हाजिर सर्विस थे, उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस को बुरी तरह मैनेज किया। उन्हें भी बुलाकर कहा गया कि इस केस को फ्रीज़ कर दें या केस वापस ले लें। अगर तहकीकात होती हैं तो वह हक़ाइक़ सामने लाएंगे। इमरान खान हर उस इदारे को बदनाम कर रहे हैं जो उसका मोहसिन है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या आपने भी नोटिस किया कि ये सपोर्ट हासिल थी या दबाव इलेक्शन कमीशन पर मौजूद था या आप पर कोई दबाव था? इस केस को बड़ी बुरी तरह से मैनेज किया गया। इस तरह अभी अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि रिटायर्ड ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इसको डिले करने में एक अहम किरदार अदा किया और वो तमाम तफसीलात लिखी। तो मैं ये वजाहत कर दूं कि उस वक्त वो रिटायर्ड नहीं थे। मैं बहुत सारे हक़ाइक़ वो सामने इसलिए नहीं ला रहा कि मैं इदारों को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इदारों की इस्लाह चाहता हूँ। मैं इमरान खान नहीं हूँ। इमरान खान ने जिन इदारों का वो बेनिफिशियरी था उनके बेनिफैक्टर्स को इसने एक्सपोज करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, जिस थाली में खाया उसमें सुराख करने की कोशिश की, सिर्फ इस वास्ते कि उसके पास इक़्तिदार नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट से हुआ, जिस तरह जिन लोगों ने ये इस केस में इंसाफ को रोका, उसमें तवालत इख्तियार करने का कहा और जिस तरह मैनिपुलेट किया, उनके खिलाफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, चाहे वो इन कैमरा क्यों हो, चाहे वो सीक्रेट क्यों ना हो। कार्रवाई दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम तनाज़ात से थक चुके हैं। यूक्रेन से हमदर्दी है लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाक़ाई मसाइल हैं। हम दूसरों की तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। सिंगापुर के मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आलमी तवज्जो अफ़गानिस्तान से इतनी जल्दी हट कर यूक्रेन पर चली गई है। अफ़गान पनाह गुज़ीनों की जगह यूक्रेनी पनाह गुज़ीनों ने ले ली है और अफ़गानिस्तान के लिए फ़लाही इमदाद की जगह यूक्रेन की फ़लाही इमदाद ने ले ली है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि चीन के साथ हमारे इश्तराक में बेपनाह मुआशी मौक़े हैं। मिसाल के तौर पर CPEC की वजह से हमारे कम्युनिकेशन और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले एक अशरे में बहुत फ़रोग़ पाया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोरोना और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आफात पर बहस शामिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमून हिना रब्बानी खर ने शाज़िया मरी, शहरी रहमान और मरीम औरंगज़ेब का शुक्रिया अदा किया है। तीनों ने कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के मुतनाज़ बयान पर हिना रब्बानी खर के हक़ में बात की थी। हिना रब्बानी खर ने अपने ट्वीट में शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित रखने की ज़रूरत है। हमें अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। बिन बुलाई आरा के शोर में डूबने की ज़रूरत नहीं है।
पाकिस्तान हकीकी और नतीजा खेज सफारतकारी पर यकीन रखता है, ड्रामेबाजी पर नहीं। हिना रब्बानी खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी राबता कारी जोग्राफियाई और तारीखी नौयत की है। दूसरों की तरह हम अफगानिस्तान के साथ इखलाक की बुनियादों पर राबता कारी मुनक़ता करने के मुतहमिल नहीं हो सकते। तारीख ने सिखाया है कि अफगानिस्तान में जो होता है वह अफगानिस्तान तक नहीं रहता। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ इमरान खान ने धकेला है, वो बाबाए डिफ़ॉल्ट हैं। मईशत की तबाही इमरान खान ने की है। आज भी इमरान अपने इक़्तिदार की खातिर चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ सियासी विरसा दाव पर लगाकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं। दोस्त ममालिक के पैसों से आर्जी रिलीफ मिलेगा। इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि उनको हुकूमत चाहिए किसी भी हाल पे। बाबा डिफ़ॉल्ट तो इमरान खान है, हम तो डिफ़ॉल्ट के बचा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल, नवाज शरीफ ने तो अपना कैपिटल लगा के डिफ़ॉल्ट को बचाया है। जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहेगा। अब अगर IMF से आपका ये राब्ता टूट जाता है, IMF नहीं आता पाकिस्तान, तो फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी प्रोग्राम लोन्स मिलना बंद हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप दोस्तों के पैसों से सऊदी अरब के $2 बिलियन आ जाएं, $3 बिलियन आ जाएं, उससे आपको 8 या 12 हफ्ते की मोहलत मिलती है। दैट्स इट। आपको जब तक कि IMF आपके साथ नहीं खड़ा होगा इस नैश पे जहाँ पे आपके पास $6.60 हों, ये आप नहीं, दिस इज़ नॉट प्रूडेंट। ऑयल की यूरोप और अमेरिका के बड़े टेक्सटाइल खरीदार फैक्ट्री सेफ्टी मुआहदे में शामिल न होने वाली कंपनी से लेन देन नहीं करेंगे। 1 साल बाद GSP+ स्टेटस की तजदीद नौ में भी ये अहम शराइत होगी। जर्मनी की केक कंपनी के तहत कराची में सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉटिगर ने केक सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बल्दिया फैक्ट्री हादसे को अलमिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन का महफूज माहौल फराहमी में अहम किरदार है। फायदे का मतलब है कि फैक्ट्री वर्कर का भी फायदा हो। पाकिस्तान is a part of the globalized economy. Germany is a part of the globalized economy, and I firmly believe that this form of global protection is to the benefit of all of us. It offers employment, it offers the opportunity for growth, for technology transfer. केक सेफ्टी के CEO पैट्रिक जैन का कहना था कि पाकिस्तान जर्मन कंपनी केक का बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर है। पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सेफ्टी मुआहदे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सेफ्टी मुआहदे में शामिल कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। This is partly possible to our trusted partners here in Pakistan who keep delivering products of really good quality that makes our customer happy every day. Our goal is not to establish long-term ties with our partners, and for us, Pakistan will remain a key player in our business for a long future, and that's the reason why we are here today. सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से CEO पायलट करामत अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्दिया फैक्ट्री मुतासरीन को केक जर्मनी ने $10 लाख दिए। पाकिस्तान में फैक्ट्री मालिकान ने सिर्फ 1/3 वर्कर्स को सोशल सेफ्टी में रजिस्टर कराया। नुमाइंदा जर्मन कंपनी एंस्गर लोमेन का कहना था कि सेफ्टी मुआहदे पर अमल न करने वाली कंपनी से खरीदारी रोकी जाएगी। नौजवानों की सलाहियत जांचने के लिए फ्लेयर 2022 के उन्वान से कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को जांचा गया। रिपोर्ट करेंगी इफ्रा खान। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी में यूथ इंटेलिजेंसिया के तहत फ्लेयर 2022 के उन्वान से 2 रोज़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें जदीद अलूम और खेल की सरगर्मियों के जरिए नौजवानों की सलाहियतें जांची गई। ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट किया था और हमें काफ़ी मज़ा आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल था। हमें आगे ग्रूम किया इसने। मैंने फर्स्ट टाइम मार्केटिंग में जो है ये अवार्ड लिया है और मैं काफ़ी खुश हूँ इसके लिए। आई वाज पार्टिसिपेटेड इन चेस और मैं सेमीफाइनल तक गया।
बहुत सारी लर्निंग हुई है इसमें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिले हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। ऑर्गेनाइजर एहसन खान का कहना था कि रूटीन की तब्दीली आराम की बेहतरीन किस्म है, इसीलिए हमने तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल और तफरीह के दीगर पहलू भी शामिल किए ताकि तलबा दबाव महसूस किए बगैर अपनी अहलियतों का मुजाहिरा कर सकें। इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें रिगार्डिंग एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स भी होते हैं और इसमें क्रिएटिव स्पोर्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ये वैसे तो 2 दिन का इवेंट है, लेकिन हमारी इसमें 2 हफ्ते या आप कह रहे हैं 1 महीने भर की मेहनत होती है। तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और सरबरा इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी खान थे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ इफ्रा खान, जियो न्यूज़, कराची।